हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर के 2 लेक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग करेंगे तीसरा लेक्चर। तो पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना था, चार्ज क्या होता है, कहाँ से आया है, प्लस हमने ये जाना था कि कोई 2 चार्जेस जो खास दूरी पर रखे होते हैं Q1 और Q2, कोई 2 चार्जेस जो एक खास दूरी पर रखे होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, इसको हमने जाना था। और इस फोर्स के बारे में बताया था हमको कूलॉम्स ने, तो उसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो ये सब बातें हम लोगों ने जानी थी। आज हम लोग इसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे। यही फोर्स के बारे में ही बात होने वाली है कि आखिरकार एक चार्ज जो दूसरे चार्ज से कुछ दूरी पर रखा हुआ है। सोचने वाली बात ये है, ये एक चार्ज है एक Q1 और ये कुछ दूरी पर रखा हुआ है चार्ज Q2 से। ठीक है, अब जरा ये सोचिए, ये इसको छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो आखिरकार ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स कैसे लगा दे रहा है, कैसे इसको ये धक्का मार दे रहा है, या फिर अगर सपोज अपोजिट चार्ज होगा तो इसको खींच लेगा। तो आखिरकार बिना छुए एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे धक्का लगा सकता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। आखिरकार क्या वजह है, तो इसी के बारे में जब जानने की कोशिश की गई तो हमको एक चीज पता चली और वो चीज का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक भी है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने देखा चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, बिना छुए एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स लगा कैसे रहा है। तो उसको जब जानने की कोशिश की गई तो हमारे जहन में एक बात आई कि आखिरकार बिना छुए एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे फोर्स लगा सकता है। और जब रिसर्च किया गया तो क्या पाया गया कि ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ये कुछ वैसा ही है, अगर आप लोगों ने क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हुआ अच्छे से, तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, अर्थ बिना छुए किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है। ये सेम वैसा ही है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को बिना छुए खींच लेता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और कैसे काम करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है Q। ठीक है, कोई एक चार्ज, कोई भी चार्ज होगा, वो अपने आसपास एक खास दूरी तक, हर जगह नहीं, एक खास दूरी तक। अच्छा, चार्जेस हमारे पॉइंट चार्जेस होते हैं, ध्यान रखना, हम लोग जब भी चार्जेस की बात करते हैं हमेशा कैसे होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं। ये एक खास दूरी तक एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। एक दूसरा टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q, जो कि कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज को जब ये यहाँ रखा हुआ है तो इस Q की वजह से इसके ऊपर किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्री है ये। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को उठा करके यहाँ ले आता हूँ इसकी रेंज में, इसकी इस चार्ज के Q की रेंज में, तो मैं क्या देखता हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा है। क्या लगने लगा है? फोर्स लगने लगा है। और ये फोर्स की वैल्यू है जब ढूंढी गई तो हमने देखा कि ये फोर्स, इस Q को थोड़ा अलग लिख देता हूं मैं, ये टेस्ट चार्ज Q है। ये जो फोर्स था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इस चार्ज की वैल्यू पर। ये चार्ज जितना ज़्यादा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी उतना ज़्यादा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया गया तो पाया गया ये जो फोर्स था ये यहाँ पर मौजूद इस लोकेशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर क्या लगाएगी, ये फोर्स लगाएगी। अच्छा, ध्यान रखना, जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से? इसकी वजह से है। ठीक है ना, दिस इज द सोर्स चार्ज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। ठीक है ना, और इसकी वजह से यहाँ फील्ड क्रिएट हो रही है और इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स। तो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वाला चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा रहा है इसके द्वारा। तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी हिसाब से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब अगर हम लोग कॉलम्स लॉ को देखें
तो फोर्स की वैल्यू दो चार्जेस के बीच में जो कि एक r दूरी पर रखे हुए हैं कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r²। याद आ गया कॉलम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना आएगा, तो ये रही f की वैल्यू EQ भी है, f की वैल्यू ये भी है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, EQ के बराबर भी है। तो यहाँ जब q और q कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास निकल के आती है कि E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r²। यानी कि बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर, जो बच्चा बहुत गलती करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है, ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है इस चार्ज के ऊपर। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये वाला चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये वाला चार्ज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड r दूरी पर कितना होगा वो हम लोग इस तरीके से वैल्यू फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इस वैल्यू को उठाएं यहाँ से, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा E = F/Q। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, किसी चार्ज पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो कह सकते हैं हम लोग इसको फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो क्या आ गया ये न्यूटन पर कूलाम। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं है, एक इनविजिबल है, जैसे कह लो कि हमको दिखती नहीं है, इनविजिबल सा एक एरिया है चार्ज के आसपास। अगर उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स फिर बता रहा हूँ इस Q के ऊपर लग रहा है और E इसके द्वारा पैदा किया जा रहा है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे E कितना है r दूरी पे, तो मैं इसकी वैल्यू रख लूंगा। अगर दे दिया जाएगा कि इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है F, तो बताओ यहाँ पे E कितना है, तब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। फॉर्मूला किस टाइम पे कौन सा अप्लाई करना है ध्यान रखना। ओके, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ये वैल्यू निकल के आती है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते हैं। इसकी यूनिट ये होगी न्यूटन पर कूलाम। ओके, अब इसके अगर डायमेंशन निकालना चाहे डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है mL/T−2, और चार्ज के लिए क्या आ जाएगा IT करंट इनटू टाइम। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी mL/T−2, और करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए ऊपर ले लेते हैं एम्पियर माइनस और T−1, तो वैल्यू क्या आ गई mL/T−3 A−1। तो हम लोग इस तरीके से इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, या किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो सोर्स चार्ज, अगर सोर्स चार्ज दे रखा हो तो ये लगा देंगे, या फिर किसी चार्ज पे लगने वाला फोर्स दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है, इसको नोट करो, आगे चलते हैं। नोट किया, चलो। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक इनविजिबल रीजन है एक चार्ज के आसपास, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक खास तरीके का उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें, अभी हमने देखी थी E क्या था F/Q। F एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो E भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि डायरेक्शन ऑफ E, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ E इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ F। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ E इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ F। लेकिन ये कंडीशन लिखी हुई होती है कई जगह पर, ध्यान रखना। जब ये चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ F, इफ चार्ज इज प्लस Q एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ चार्ज इज माइनस Q। क्या मतलब हो गया इसका, आओ समझने की कोशिश करते हैं।
हम लोगों को पता है कि अभी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये लाइन अभी ये बात अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वो एफ की डायरेक्शन में भी हो सकती है, एफ के अपोजिट भी हो सकती है, डिपेंड करेगा हमारे पास चार्ज कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एफ की डायरेक्शन में भी हो सकती है और एफ के अपोजिट भी हो सकती है, डिपेंड करेगा हमारे पास चार्ज कैसा है, ठीक है। तो अब बात ये आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, एक चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास हमने कह दिया एक रीजन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है नहीं। तो हम लोग उसको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे, कैसे उसे जज करें, कैसे एक्सप्रेस करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनविजिबल है, दिखती नहीं है, वी यूज हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि हाइपोथेटिकल हैं, रियल में नहीं होती हैं, उसका यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो जानते हैं इसके बारे में, आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लिया और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बना दी ताकि वो चीज़ हमको समझ में आ सके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी हमने ये बनाई कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलती है, अवे। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज निकलेगी। और जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी तरफ आती हुई होगी, इनवर्ड होगी उसके। ये बात समझ में आई। ऑलवेज 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 इस बात का ध्यान रखना, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा निकलेंगी और माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जाएंगी। तो अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को उठा लेते हैं हम लोग। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो हमेशा चार्जेस नहीं मिलेंगे, आपसे कहा जाएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर देयर। यूनिफॉर्म मतलब एक तार। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी हैं तो बिल्कुल दिमाग बच्चा कंफ्यूज रहता है कि अब क्या करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लस क्यू चार्ज मान लो, यहाँ पर एक इमेजिनरी माइनस क्यू चार्ज मान लो, ठीक है, बहुत दूर रखा होगा, यहाँ से फील्ड लाइन चली आ रही है। अब जब यहाँ पे फील्ड लाइन चली आ रही है, अब खुद ही समझ लो, अगर यहाँ पर कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा है और कोई माइनस का क्यू चार्ज रखा है, अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझ में ना आ रहा हो, फिर बता रहा हूँ, तो जिस तरफ से लाइनें आ रही हैं, कहाँ से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस चार्ज से, तो उस तरफ प्लस क्यू रख ले, और जिस तरफ जा रही है उस तरफ क्या रख ले, माइनस क्यू। तो अब देख लो, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स किधर लगने वाला है, इधर पर। मैंने क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ ई ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में एफ भी है। बट अगर मैं वही बात करूँ माइनस क्यू की, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि एंड इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन इफ इट चार्ज इज नेगेटिव। अगर वो चार्ज कैसा है चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स इधर लग रहा है और फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो हमने यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन को समझा और फोर्स की डायरेक्शन को समझा कि फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन कब सेम होती हैं, फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन कब अपोजिट होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये समझना हमारे लिए ज़रूरी था। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसको आप समझेंगे नहीं तो आप इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म स्मूथ कर्व्स। बच्चों देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, स्मूथ कर्व्स। साइंस में शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे शब्द समझते नहीं। स्मूथ कर्व, देखो कर्व दो तरीके से हो सकते हैं। ये कर्व है ना, कर्व ऐसे करके कर्व, ये भी कर्व है, और एक ये भी कर्व है। इसको मैं कहता हूँ स्मूथ कर्व, और इसको मैं क्या कहता हूँ, शार्प कर्व, क्योंकि यहाँ पे एज निकली हुई है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक और चीज़, एक पॉइंट को समझ लेते हैं। उस पॉइंट को पहले समझना चाहिए था।
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पर, इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके ऊपर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मैं इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना। तो वो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट मेरे को क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखा देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा टेंजेंट किस तरफ बनाऊंगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं इस तरफ को बढ़ रही है ऐसे करके, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा मैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, गौर से देखना, ठीक है। इस पॉइंट पे जरा गौर से देखो, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसी के ऊपर ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो एक टेंजेंट ये भी आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। और मैं बोल चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होते हैं, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती हैं, स्मूथ कर्व्स होती हैं, कभी भी शार्प कर्व्स नहीं होंगी। इसी से मिलता जुलता एक तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, चलो लेते हैं एग्जांपल एक। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, E1 E2, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देख सकते हो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो डायरेक्शन आ जाएंगी, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, सेम मान लेते हैं, एक ही चार्ज से निकल के आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी दो डायरेक्शन हो गई है, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। रीजन बता चुका हूं मैं, ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसके बाद देखें अगर हम लोग पांचवा पॉइंट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, यानी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे शो करते हैं। सपोज इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह लाइनें बनी हुई हैं, ये तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। और तुमसे कहा गया कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ए और बी। तो बताओ किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और किस जगह पे कम है। तो सिंपल सा हमें ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे है वहाँ पर एक इक्वल रेडियस का सर्कल बना लो, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस काउंट करेंगे 1 2, इस सर्कल के अंदर काउंट करेंगे तो सिर्फ एक है। तो यानी कि सीधी सी बात यह है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर द नंबर ऑफ, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा रब कर देता हूं इसको। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहां पर, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी, अच्छा एग्जाम में पूछने के लिए कुछ ही पूछ देगा, ऐसे करके कर्व बना देंगे वो लोग, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये नहीं सोचना कि ये पॉसिबल नहीं है, वो कर्व बना दें और उनको सिर्फ मतलब है अपने क्वेश्चन से, वो 3 पॉइंट दे देंगे, ए बी और सी, पूछ देंगे कि बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है।
तो ये मत सोचना कि इंटरसेक्ट कर रहा क्या कर रहा, हमको सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है और अपना आंसर दे देना है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम लोग ये कैसे एक्सप्लेन करें कि दो चार्जेस जो सेम उसके होते हैं, नेचर के होते हैं, सेम नेचर मतलब माइनस माइनस और प्लस प्लस, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अलग इनका अगर इनका नेचर अपोजिट है, प्लस का है माइनस का, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे होगा देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू इसको समझाया जा सकता है। तो अगली प्रॉपर्टी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी। अगर जैसे कि एक वो ले लें, स्प्रिंग ले लें या एक रबर बैंड ले लीजिए, उसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तब छोड़ेंगे तो वो ऐसे करके वापस आती है। तो यही प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ठीक है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो ये कहना चाहता है कि ये लाइन क्या करेगी, श्रिंक करेगी, और श्रिंक जब करेगी तो इन दोनों चार्जेस को आपस में क्या करेगी, ये पास लेके आएगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the force of attraction between the two charges, तो that is electric field lines contract longitudinally। फिर आता है हमारे पास पॉइंट अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल लैटरली। लैटरली मतलब साइड वाइज। साइड वाइज का क्या मतलब है, जैसे कि अगर ये दो लाइनें ऐसे चल रही हैं तो ये ऐसे करके दो लाइनें चल रही हैं, तो ये ऐसे करके एक दूसरे को क्या करती हैं, लैटरली क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो सपोज ये दो लाइनें ऐसे करके आ रही हैं और इधर से एक आई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दो लाइनें ऐसे करके आ रही हैं, तो जब ये ऐसे आएंगी तो इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती हैं, तो ये ऐसी हो जाएंगी। जब ऐसी हो जाएंगी और पास पास आने की कोशिश करेंगी, बट इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये पास ऐसे आएंगी लैटरली तो ये रिपेल करती है, यानी कि ये ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी और दो चार्जेस को ऐसे धक्का मारने की कोशिश करेंगी, जो कि शो करता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल लैटरली, यानी कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, तो ये लाइन ऐसे निकली, ये लाइन ऐसे निकली। अब ये एक दूसरे को काट तो सकती नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे शो करेंगे अपने आप को, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, और ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे ऐसे अपना काम करेंगी। इसके डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो, यानी कि जैसे पास आ रहा है तो ये लैटरली ऐसे चिपक रहा है, फिर ऐसे करके धक्का मार देगा, यानी कि ये रिपेल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और आता है कई बार, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस रीजन में ध्यान रखना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ओके, तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो हमको उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्यों वो अट्रैक्ट करता है, क्यों रिपेल करता है, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, क्यों दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से ऐसे समझ सकते हैं। बात क्लियर हो गई, इनको पॉइंट्स को नोट करें। देखिए फिजिक्स में फिर बता दूं मैं, बहुत से बच्चे डेफिनेशन वगैरह रटने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स को रटने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लें, एक लाइन समझ लें, फिर तो अपने आप, अगर आपका लैंग्वेज बेटर है तो उसको आप बना करके बोर्ड में लिख सकते हैं। और रही बात उसकी नीट की या फिर दूसरे किसी एग्जाम की, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन इसमें अपने आप लगते चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो ध्यान रहे, थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर है आपका तो बोर्ड वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो बना करके लिखें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नोट किया, चलिए इसके 2 पॉइंट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं। 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
7th पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। चार्जेस कैसे होते हैं? पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज से, एक मान लो प्लस का क्यू चार्ज है, ये बहुत छोटा है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो देखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 8.854 इंटू 10 पे पावर -12, तो हम कह सकते हैं 10 पे पावर 12 अपॉन 8.854। तो देख सकते हैं लगभग 10 पे पावर, एक यहाँ पे 10 डाल दें तो लगभग 10 पे पावर 11, बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं जो किसी एक पॉइंट चार्ज से निकलती हैं या किसी एक पॉइंट चार्ज के अंदर जाती हैं। यानी कि प्लस से निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी? किसी एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अंदर। तो इतनी नंबर ऑफ लाइन्स किसी पॉइंट चार्ज से निकल सकती हैं और इतनी नंबर ऑफ लाइन्स किसी पॉइंट चार्ज के अंदर जा सकती हैं, टर्मिनेट हो सकती हैं, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? प्लस क्यू से। कहाँ टर्मिनेट होंगी? माइनस क्यू पे। देन एक लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी सिर्फ हम यहाँ पे सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। जिस सरफेस से भी वो निकलती हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहने का क्या मतलब है? अगर मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि समझ में आए, तो इसके सरफेस से ना ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी। ऐसे नहीं है कि ये चार्ज ऐसे फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी ना, ये कैसे निकलेगी? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस हैं, कोई मेटल की बॉडी है, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कैसे निकल रही होंगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग जानेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, समझने की कोशिश करते हैं, आगे ये फिर डिटेल में आएगा आगे के चैप्टर्स में। मान लो प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये यहाँ पर किसी एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है सपोज, तो किसी एंगल से निकालेगा तो ये एंगल क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। तो ये इसका ई कॉस थीटा कंपोनेंट और ये इसका ई साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं जो ई साइन थीटा है वो तो 90 डिग्री है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ई कॉस थीटा है, ये जो है कंपोनेंट, ये यहाँ पर क्या करेगा? एक फोर्स क्रिएट करेगा, F इक्वल टू ई कॉस क्यू ई कॉस थीटा। ये एक फोर्स क्रिएट करेगा जो कि इस चार्ज के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जब चार्ज मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और डिटेल में देखेंगे इसको हम लोग आगे के टॉपिक्स में, आगे के चैप्टर्स में। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से हमेशा कैसे निकलती हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं? दे आर ऑलवेज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। ओके, नोट करें इसको, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास लाइंस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमने समझ लिया। उसको समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं, ये बात समझ ली। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और शेप। ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो हमको तो पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, इसके अंदर से आती हुई निकलती है, यहाँ से क्रिएट होती है, ओरिजिनेट होती हैं। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर जाती हुई, ठीक है। दूसरा, अगर एक लाइन है जिसके ऊपर टोटल क्या है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज है,
तो देखो जरा गौर से देखते हैं, यहाँ पर एक बात को समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझना है। अगर ये वाला चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाल रहा होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर वाला भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाल रहा होगा, इसके नीचे वाला भी निकाल रहा है, इसके नीचे वाला भी निकाल रहा है। तो ये लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, लैटरली रिपल करते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट चलती हैं, जिसकी वजह से क्या चलती हैं, ये स्ट्रेट चलती हैं। बट जरा लास्ट चार्ज को देखो, यहाँ पर ये जो लास्ट चार्ज है, इसके नीचे वाला चार्ज तो ऐसे जाएगा, इसके ऊपर जो लाइन निकलने की कोशिश करेगी, ये वाली लाइन इसको क्या करेगी, धक्का मार देगी, तो ये हल्का सा बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है, इसको हम लोग कर्लिंग इफेक्ट कहते हैं। ये अभी 12th में बहुत डिटेल में नहीं है, कर्लिंग इफेक्ट क्या कहते हैं इसको हम लोग, कर्लिंग इफेक्ट। ये अभी अपने 12th में बहुत ज़्यादा अपने कोर्स में नहीं है। कोर्स में क्या मतलब ना के बराबर, सिर्फ एक टॉपिक, एक इंट्रो टाइप का है कि इसको कर्लिंग इफेक्ट कहते हैं। रिपल लगता है तो हल्का सा कर्ल बन जाता है। हायर क्लास में इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। थर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास है एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज प्लस की, दूसरी एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है माइनस की। तो देखो यहाँ से ऐसे लाइन निकलेंगी, ये जाएगी, बट जो लास्ट वाली लाइन होगी बिकॉज ऑफ रिपल्सन कैसी हो जाएगी, हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी। फिर चौथा है हमारे पास डाइपोल। डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल, एक प्लस और एक माइनस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। अगर हम यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें तो ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये निकली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली वाली हल्की सी बैंड हो जाएगी, क्यों, रिपल्सन की वजह से। फिर हल्की वाली बैंड हो जाएगी रिपल्सन की वजह से, और फिर ये इस टाइप से। डायग्राम की प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, अदरवाइज टीचर नंबर काट लेंगे बोर्ड वाले बच्चों के। और कई बार डायग्राम को थोड़ा सा टेढ़ा-मेढ़ा बना देते हैं, ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट फंस जाता है इसमें जब दोबारा नीट में सवाल आता है तो। ठीक है, अगर ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज का देख लें, अगर ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर से मैं एक बात बोलूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, हमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। ये कुछ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। बोर्ड में कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाइए, या फिर अब ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं तो पूछा सकता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अलग अलग स्ट्रक्चर के किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी या आएंगी। ओके, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किसका टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले तो समझते हैं सिंपली। देखो डाइपोल क्या हो गया, डाई टू एंड पोल, जहां पे दो पोल होंगे, पोल यानी कि सॉरी, ठीक है, दो पोल होंगे उसको डाइपोल कहेंगे। और आगे लगा दें अगर इलेक्ट्रिक, तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप हमेशा दिमाग में रखना, एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। और ये खास दूरी पर रखे होंगे आर, ठीक है, एक खास दूरी पर रखे होंगे, आर मान लेते हैं या डी मान लेते हैं, ठीक है। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक खास दूरी पर रखे हो, और ये दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट सर्टेन डिस्टेंस, किसी एक खास डिस्टेंस पर रखे होते हैं, मेक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनाते हैं ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ये डाइपोल है, अच्छा पहले अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सिंपल सा चार्ज था, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, या एक माइनस का चार्ज था, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, ठीक है ना, तो वो इसका इफेक्ट था। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी वजह से भी कुछ
क्या जनरेट हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जनरेट हो रहा होगा, इसके आसपास भी क्या होगा, रीजन जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल का जो नेट इफेक्ट है, इस डाइपोल का जो नेट इफेक्ट है, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। बात समझ में आई? इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट, यही हमको पढ़ना है अभी। ठीक है, पी डाइपोल मूवमेंट, एक डाइपोल का इफेक्टिवनेस और जो इसकी पी की वैल्यू होती है, पी इज इक्वल टू आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी। ठीक है, अभी हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम इस डिस्टेंस को बिल्कुल हाफ हाफ आधा आधा कर लेंगे, एल और एल, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2q इंटू 2l, और सिंपली जब हम लोग बार बार इसे पढ़ेंगे तो 2ql इस तरीके से रीड करेंगे। तो 2ql कहाँ से आ गया, ये हमने इस d को आधा आधा कर लिया। क्यों कर लिया, अभी हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि जब आधा आधा करते हैं तो वहाँ से हमारा डेरिवेशन क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन है, its direction is along the line joining two charges from negative to positive charge। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होता है इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, ये जो लाइन है दो चार्जेस को जोड़ रही है, इसी के अलोंग होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव, पी की वैल्यू अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होगी। ये आप लोगों को याद रखना है, छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन वगैरह बहुत रेयर आती है, इसका कॉन्सेप्ट हम अभी आगे यूज करेंगे। तो बात समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक खास दूरी पे रखे हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब जरा ये देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक सिंगल चार्ज था, इसकी वजह से ई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो इन दोनों की वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, उसको हम लोग देखते हैं। वही हमारे पास कुछ डेरिवेशन है, चेक करते हैं उसको। आइए इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आखिरकार इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और कैसे उसको हम लोग डेराइव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग तीन केसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन केस आएंगे। पहला केस, एक डाइपोल होगा मेरे पास, एक -q है और एक +q चार्ज है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी क्या है, ये L, ये L। इसके सेंटर से मैं एक r दूरी पर, पॉइंट P पर, ये दूरी क्या होगी r, इसके एक्सिस पर है ना, डाइपोल का एक्सिस है। यहां पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है ना। दूसरा मेरे पास केस क्या आता है, ये मेरे पास डाइपोल होगा, ठीक है, ये -q, ये +q। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, +q की तरफ कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान रहता है, अदरवाइज थोड़ा साइन की वजह से
क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस नेगेटिव आ जाता है, प्लस क्यू की तरफ करने से पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा उसको देखेंगे अभी। ये हो गया एक्सियल और ये हो गया इस लाइन का जो इक्वेटर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आर दूरी पर, इस पॉइंट पी पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ई कैलकुलेट करूंगा इस डाइपोल की वजह से। और तीसरा केस आएगा मेरे पास, यानी कि इसको मैं कहूंगा ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका डेरिवेशन आएगा। फिर तीसरा आता है मेरे पास एनी पोजीशन, ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और किसी एक पोजीशन पी पर मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ पर पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, ये दूरी आर होगी, ये एल, ये थीटा होगा। ठीक है, ये तीनों केस बारी बारी से आएंगे, तो दिमाग में हमको रखना कि जब तक पहले से थीम कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं होगी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ते चले जा रहे हैं। हमने पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, अब एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगहों पे निकालेंगे, उसके एक्सियल पॉइंट पर, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एनी पॉइंट पर। चलें शुरू करें, देखते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। तो पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, शुरू करें। ओके, ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, दूरी है इनके बीच में, तोड़ लेते हैं इसको, ये एल, ये एल। ठीक है, इसके सेंटर से एक पॉइंट है पी, ठीक है ना, और वो दूरी सेंटर से उसकी कितनी है, आर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, यानी कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने प्लस क्यू की तरफ क्यों लिया है, प्लस क्यू से इसकी दूरी क्या है, कम है, तो इसकी वजह से इसको भूल जाओ भी नेगेटिव वाले को, सिर्फ इसको ध्यान रखो। ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान करो मैंने क्या बताया था, प्लस से हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, निकलती है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब माइनस, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। माइनस क्यू की बात करूँ तो माइनस क्यू की दूरी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर, ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब ऑब्वियसली बात है, ये दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से जो ई है उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। और वेक्टर है तो हम लोग को इनको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ ई एट पी और सिंपली मैं कर दूं ई पी, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू। और ये दोनों कैसे है, मेरे पास वेक्टर है ना। तो जब वेक्टर है तो जब इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखूंगा, मैं क्या रखूंगा, मैग्नीट्यूड, तो ई पी इक्वल टू ई प्लस क्यू और प्लस माइनस ई क्यू। डायरेक्शन वाइज क्या है इसका, डायरेक्शन वाइज ये कैसा है, नेगेटिव है। डायरेक्शन कैसा है इसका, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ई माइनस क्यू। अब कुछ नहीं है, अब हमको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी, ई प्लस क्यू की रखे अगर हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन पी, क्यू की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू तो क्यू, और आर देखें अगर तो यहाँ से दूरी देखो कितनी है, इतनी है, तो ये टोटल आर में से एल को घटा दूँ मैं, ये वैल्यू एल की है, ये एल घटा दूँ इस आर में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है, आर में से माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये टोटल वैल्यू आर है, इसमें क्या जोड़ दूँ मैं, ये एल को जोड़ दूँ। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर रखा था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, फिर से समझा देता हूँ इसको मैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। देखो हमने यहाँ से वैल्यू ये पूरी आर ले रखी है, पी तक ये वैल्यू क्या है, आर है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ तक ये वैल्यू एल हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी।
जब मैं प्लस क्यू की बात करूँगा, ये रहा मेरा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की दूरी सिर्फ इतनी है, तो आर में से मैं इस एल को माइनस कर दूंगा, और माइनस क्यू की दूरी इतनी है तो इस आर में ये वाला एल प्लस कर दूंगा। अब इसके बाद जिसकी मैथ अच्छी है वो इसको सॉल्व कर ले जाएगा, जिसकी मैथ बुरी है उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ जाएगा। Q 4 पाई एप्सिलॉन, अंदर वैल्यू क्या है 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या कर लेंगे आगे, एलसीएम ले लें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो इसका यहाँ और इसको यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे चाहो तो इसको खोल लो, ठीक है, अदरवाइज हमको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ बता दूँ मैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहता है कई बार, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर कर लें अगर तो r माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल लिख लेता हूँ मैं, आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको हम ऊपर से इसको ओपन कर लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल आर कर लो, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR। बात समझ में आ गई, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, नोट कर लें इसे इरेज करने जा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास अब फाइनली, E इक्वल टू E एट P, या P को P किस पॉइंट पे था, एक्सियल लाइन पे था, तो इसको मैं लिख लेता हूँ E एट एक्सियल, दैट्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं पूरी तरीके से खोल दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 2 को तोड़ देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 QL, ठीक है, समझ में आया। अब क्यों हमने इसको आधा आधा किया था, डायपोल के डिस्टेंस को, इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, 2QL किया था मेरे पास, P डायपोल मोमेंट याद आ गया, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आती है E एक्सियल की, ये बात समझ में आई। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये वैल्यू हमको याद रखना जरूरी है, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसके केस से आता है। इसका केस क्या है, केस हमारे पास ये है, केस ये कहता है कि अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है L के कंपैरिजन में, यानी कि जो पॉइंट था हमारे पास ये L और ये जो R था ये बहुत दूर ले लिया हमने, बहुत दूर, काफ़ी दूर, मतलब L बहुत छोटा हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ना के बराबर है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, E एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2PR अपॉन आर स्क्वायर और स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 से कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन आर क्यूब। तो ध्यान रखना, जब मेरे पास एक्सियल पे केस वाली वैल्यू आती है
वो ई एक्सियल की वैल्यू है 1/4πε 2p/r³ और इसी के ऊपर ज़्यादातर और मैक्सिमम न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको पक्के से ध्यान रखें, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं ई एट इक्वेटोरियल, ठीक है। डेरिवेशन क्लियर हो गया, किस तरीके से सॉल्व किया गया है, बस यहाँ तक हमको जज करना है और ये वैल्यू रखनी है। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस इसके बाद ये टोटल क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ तक बस समझ लें कैसे आया, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। केस वाली वैल्यू पक्के से याद रखनी है, मैक्सिमम टाइम हमारा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। जैसे कि एक छोटे से क्वेश्चन की बात मैं कर दूं तो वो पूछता है कि बताओ पॉइंट चार्ज और डाइपोल किसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी दो, अगर थोड़ी सी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस बढ़ते हैं आगे तो किसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिमिनिश होती है। तो पॉइंट चार्ज के केस में हमको पता है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और डाइपोल के केस में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो दिख रहा है यहाँ पर हमको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिमिनिश होगी। अगर सेम दूरी बढ़ाएंगे हम लोग तो डाइपोल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जल्दी से कम हो जाएगी। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसको ध्यान रखना है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। रब करता हूँ इसको मैं। अब हमारे पास जो अगला डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो फिजिक्स को बस थोड़ा सा समझना है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, एक डाइपोल है -q + q, सेंटर से r दूरी पर हमको क्या निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ज़रा सोच के देखो, ये सेंटर पे है ना, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है आपस में, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, E ड्यू टू +q, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसकी वजह से देखूं तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आती हुई नजर आएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यानी कि इस पॉइंट पर मैं देख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से इधर जा रही है और इसकी वजह से इधर आ रही है। तो यहाँ से, और ये क्योंकि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ जा रही है और इसकी वजह से यहाँ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, हमारे पास क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बहुत बड़ा हथियार है रिजॉल्व करने का। मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। देखो मैंने बताया ये दूरी और ये दूरी, ये L है, ये L है, तो इसको अगर मैं बोलूँ A B C और D, AB इज इक्वल टू AC क्योंकि सेंटर से है यहाँ पर और ये R है यहाँ पर। तो देखो जरा, ये AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² प्लस L² का रूट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने कहा इसको रिजॉल्व करना है, तो देखो अगर ये थीटा है, क्योंकि ये और ये साइड बराबर है तो कहीं ना कहीं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ओके। तो जब इसको हम रिजॉल्व करें, अगर इसको क्या करें, रिजॉल्व करूंगा इसको मैं अगर, तो देखो ये इधर गया और ये इधर आ गया। गौर से देखो, ये थीटा है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा E + q cos थीटा और ये आ जाएगा E + q sin थीटा। इसमें यही चीज़ समझने वाली है, रिजॉल्विंग समझ में आ गई, फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं। -q की बात करें अगर हम लोग, तो -q की वजह से देखो, -q का भी एक ये रहा और एक फैक्टर ये रहा। अब कौन सा क्या होगा, देखो ये थीटा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू, तो सही सा लिख देता हूँ, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, सार को नीचे कर देता हूँ, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब अगर हम गौर से देखें माइनस क्यू और प्लस क्यू सिर्फ चार्जेस तो अलग है, जो इनकी वजह से इंटेंसिटी क्रिएट होगी वो तो सेम हो रही होगी, क्योंकि दूरी सेम है। तो इसकी वजह से साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों कंपोनेंट एक तरफ आ गए। यानी कि ई एट इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। एक और चीज़, दूसरी चीज़ हमको जो देखनी है, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, क्योंकि दूरी सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगी। हम इसको सिंपली क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ई मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2e कॉस थीटा। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, e एट इक्वेटोरियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r, चाहे ये वाला ले लें चाहे ये वाला, दोनों की वैल्यू सेम है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी L, और हाइपोटेन्यूस अगेन इसको मैं ऐसा लिख लूँ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 1/2। कोई दिक्कत, रूट को उठाकर ऐसे पलट दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं और आगे ले जाऊँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 2ql, 2ql डायपोल मूवमेंट है, याद करो फटाफट रिवाइज करो, 2ql क्या होता है, डायपोल मूवमेंट है। नीचे की वैल्यू देख लेते हैं, ये रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 1/2, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, पावर दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, मैथ्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर वैल्यू आ जाएगी p की, ये वैल्यू किसमें बदल जाएगी, p में, डायपोल मूवमेंट में, और ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ E इक्वेटोरियल। बात समझ में आ गई बच्चों, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ E एट इक्वेटोरियल लाइन, बट अगेन हेयर अ केस वही सेम है, r इज मच ग्रेटर देन l। ये r बहुत लंबा ले लिया हमने, अगेन ये l क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन l, नेग्लेक्ट हो गया, तो r स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 3 बचा, लिख दूँ r पे पावर 3, ये आ गया E इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये केस वाला क्यों जरूरी है, अब जरा केस इसका और जरा फटाफट पीछे पन्ने पलट के देखो, जो हम लोगों ने E एट एक्सियल देखा था, E एट एक्सियल में लिख देता हूँ, क्या वैल्यू थी ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r क्यूब। जरा गौर से देखिए हम लोग यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेटोरियल के, तो मैं कह सकता हूँ E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। बात क्लियर हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है हमको इसका, ठीक है ना। जो एक्सियल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल के ट्वाइस होती है। कई जगह कॉन्सेप्चुअल यूज़ होता है ये, और थ्योरी में भी यूज़ हो जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल में तो है ही, फिर फॉर्मूले सारे हैं। हम एक क्लास करेंगे जिसमें सारे फॉर्मूले समराइज करेंगे और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया ये, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, E एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन डाइपोल। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी जनरल पॉइंट पे, ना इक्वेटोरियल पे ना एक्सियल पे, किसी जनरल पॉइंट पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इसे नोट करें, आगे देखते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास अब है तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक मेरे पास ये डाइपोल है, इसको थोड़ा सा समझना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये सेंटर है एल और ये है एल, एक पॉइंट है पी, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, ई चाहिए, मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, ई चाहिए। तो अब ये दूरी पता नहीं है, ये दूरी पता नहीं है, अगर मैं ये दूरी देखने की कोशिश करूँ, ना ये दूरी मेरे को पता है कितनी है, ना ये दूरी मेरे को पता है कितनी है, तो मैं अब क्या करूँगा, फिर से अगेन वेक्टर का यूज़ करूँगा। इसका अगर मैं डाइपोल देखूँ तो वेक्टर क्वांटिटी है कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस की तरफ। इसके इस डाइपोल को ध्यान रखना, इस डाइपोल को जो मेरे पास ये जो था, इस डाइपोल को क्या करने जा रहा हूँ मैं, रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो एक मेरे पास जो डाइपोल है वो इधर आ जाएगा, P cos थीटा, और एक डाइपोल जो है ये और एक डाइपोल इधर आ जाएगा P sin थीटा। अच्छा ठीक है, तो इसकी वजह से जो डाइपोल बन रहा था, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया P cos थीटा और P sin थीटा में। ये बात अगर क्लियर हो गई है, नहीं हुई तो 2 मिनट इसको पॉज करके समझने की कोशिश करें। ये जो P था, इस माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी। मैंने इसको रिजॉल्व किया है, P cos थीटा, थीटा के लॉन्ग cos थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर में क्या आता है, 90। अब देखो जरा, यानी कि ये वाला डाइपोल P cos थीटा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट गौर करो, इस P cos थीटा के कैसा है, एक्सियल है, दिस इज द ई एक्सियल। ठीक है, और इसको जरा मैं अगर एक्सटेंड कर दूं P sin थीटा को, तो ये वाला पॉइंट कैसा है, इसके इस P sin थीटा के इक्विटोरियल है। कैसा है ये, इक्विटोरियल है। तो गौर से देखोगे अगर, तो प्लस इधर आ गया है और माइनस इधर है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, वापस जा रहा हूं मैं, माइनस क्यू प्लस क्यू इक्विटोरियल जो निकाला था हमने यहाँ पर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इस पर गौर करने वाली बात है ये, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मेरे पास, वो हमेशा अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। इसका डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो प्लस क्यू से माइनस सी की तरफ आई थी। ये चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना। इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू, यानी कि इसके अपोजिट रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसकी वजह से ये प्लस घुमा दिया इस तरीके से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज ई इक्विटोरियल। ये बात समझ में आ गई। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो इस पॉइंट पर ई एक्सियल इसकी वजह से और ई इक्विटोरियल इसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। दोनों कंपोनेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, दिस इज ई आर। क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं। देखो ये डाइपोल था, मैंने इसको रिजॉल्व किया थीटा, ठीक है ना, तो P cos थीटा इधर आ गया, तो इसी की लाइन में ये वाला पॉइंट है, तो इसकी लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या कहलाएगी, ई एक्सियल कहलाएगी। और ये साइन थीटा ऐसा हो गया, तो इसके ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर के ई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इन दोनों का क्या निकाल लूंगा, रिजल्टेंट। सिंपल, क्लियर होगी बात ये, ठीक है। उसके बाद तो मैथ्स है, उसके बाद सिंपल क्या है हमारे पास, सिंपल सी मैथ्स है। तो ई आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ई इक्विटोरियल स्क्वायर प्लस ई एक्सियल, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा तो अंडर रूट ई इक्विटोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इक्विटोरियल के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, इस बार देखो केवल P नहीं है, P साइन थीटा है, ध्यान रखना, P साइन थीटा अपॉन दिस इज R का क्यूब प्लस और ये स्क्वायर
1/4πε, इस बार जो p है केवल p ना होकर के p cos थीटा है अपॉन r³, और ये एक्सियल पे क्या होता है, ट्वाइस होता है। ये बात अगर समझ में आ गई है फिर तो इसके आगे मैथ्स है, सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर है ना। ये p cos थीटा एक्सियल पे था इसीलिए 2 लगा दिया, और इस बार डाइपोल मूवमेंट p ना होकर के p cos थीटा है क्योंकि वो कंपोनेंट है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो स्क्वायर है तो एक काम कर लेते हैं, p स्क्वायर मतलब p अपॉन क्या क्या चीज़, अच्छा क्या क्या चीज़ यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, उनको कॉमन निकाल लेते हैं। 1/p/4πε r³, ये दोनों जगह से क्या निकल आएंगी, कॉमन निकल आएंगी। अंदर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया ना, कॉमन। इसको अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पहले स्क्वायर कर लेना और फिर कॉमन निकाल लेना। तो ये स्क्वायर है, ये वैल्यू तो पूरी बाहर आ जाएगी, p/4πε r³, और अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हमको एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ये तो मैथ में बहुत अच्छे से याद होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर देंगे यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी p/4πε r³ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी p/4πε r³ और अंडर रूट, इसको रब कर देता हूँ, अंडर रूट ये कॉस स्क्वायर माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 3 बचेगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास ई आर की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं इसको हम लोग। सपोज इसको कहाँ ले जाते हैं, एक्सियल पे। जैसे हम एक्सियल पे ले जाएंगे थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 इक्वल टू 1। वेट, कोई गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया, ये प्लस का आएगा साइन, ये प्लस का 4 है ना ये। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 + 1 4 और 2 बाहर आ जाएगा। तो एक्सियल पे क्या आ गया, 2p/4πε r³, वही वैल्यू आ गई जो हमने डिराइव की थी। इक्विटोरियल पे कर लें, थीटा की वैल्यू 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, ये सब खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 का रूट निकालेंगे 1 ही आएगा, p/4πε r³ आ जाएगा। थीटा की वैल्यू रख के देख लेंगे, एक्सियल पे 0 और इक्विटोरियल पे 90, हमारे पास वही सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो पीछे आई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें तो इसका डायरेक्शन देखो, ये अगर डायरेक्शन अल्फा मान लें जो हमने वेक्टर में सीखा है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होता है। इसे रेस कर दूं, नोट कर लें। ओके, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा, परपेंडिकुलर क्या है, ई इक्वेटोरियल, बेस क्या है, ई एक्सियल। हमको एक चीज पता है, ई इक्वेटोरियल, और नीचे क्या है, एक्सियल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है, सॉरी ठीक है, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है, 1/4πε 2p p sin थीटा अपॉन 1/4πε p sin थीटा अपॉन r³। ठीक है, नीचे ई एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε 2p cos थीटा अपॉन r³। ये सब कट जाएगा, p से p कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा।
क्लियर। साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, दैट्स इक्वल टू हाफ tan थीटा। बच्चा कंफ्यूज किस लिए होता है, अल्फा की वैल्यू आती है tan इनवर्स 1 हाफ tan थीटा। यहाँ दो tan थीटा आने की वजह से बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो ध्यान रखना ये अल्फा की वैल्यू कुछ इस तरीके से ड्राइव की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलग अलग पोजीशन पे उनकी वैल्यूज को क्या कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इनके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।